स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे थे, उसकी एनर्जी एक्सप्रेशन, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर्म डिस्कस हो गया था। नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन के लिए आपको एक्सप्रेशन nth स्टेट के लिए आपको डिस्कस किया था। अल्फा बाई 2 पावर n n फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा एक्स विद अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा बाई एच डॉस। ये फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और इसमें हार्माइट पॉलिनोमियल के कुछ फॉर्म्स आपको एक रोटरी का फॉर्मूला डिस्कस किया और उससे h0 h1 h2 के फॉर्म आपको डिस्कस किए थे। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें सम प्लॉट्स के लिए ये फॉर्म चेक करें तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको डिस्कस किया हुआ है, ये फॉर्म नॉर्मलाइज फॉर्म कैलकुलेट कराया है। अब यहाँ पे ये n वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो 2 पावर 0 1 बनेगा, 0 फैक्टोरियल 1 बनेगा, कोफिशिएंट अल्फा बाई रूट पाई टोटल पावर 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और n वैल्यू यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल h0 वैल्यू 1 बताया था। तो ये नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर लीस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट आपको ये ड्राइव कराया हुआ है। यहाँ पे आप इसको प्लॉट करने के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर 0 पे 1 हो जाएगा तो साई 0 x की वैल्यू बनेगी अल्फा बाई रूट पाई टोटल पावर हाफ, सपोज दिस वैल्यू। और जैसे ही x को आप पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज करेंगे ये वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करेगा, एक्स स्क्वायर फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 फॉर्म और गॉसियन फॉर्म बनेगा। ये आपको स्टार्टिंग से हिंट किया हुआ है। ये एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें तो दिस टर्म रिप्रेजेंट गॉसियन वेव फंक्शन फॉर्म विद एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यहाँ से आप जो कंपेरिजन मेथड बताया था उसे कंपेयर भी कर सकते हैं और x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ये टेंड्स टू 0 जाएगा। जो वेरिएशन पॉजिटिव x के लिए बनेगा वो सिमिलर वेरिएशन नेगेटिव x के लिए बनेगा। x इक्वल टू 0 पे x माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक कर लें और किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे वैल्यूज को आप चेक कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर वेरिएशन बनेगा ग्राउंड स्टेट के लिए। ऐसे ही आप साई 1 x का फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साई 1 x फाइंड करने के लिए आपको हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू जो रोटरी फॉर्मूला आपको डिस्कस किया वहाँ से आप एक बार फिर जो लास्ट लेक्चर में वैल्यूज नोट कराई है वो अगर आपको मेमोराइज हैं तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रोटरी फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो साई 1 x n की वैल्यू 1 करेंगे, अल्फा बाई यहाँ पे n वैल्यू 1 किया, 2 पावर 1 2 में कन्वर्ट हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और जब ये h1 अल्फा x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो रिकॉल करिए लास्ट लेक्चर में ये वैल्यू रो के टर्म्स में ट्वाइस रो बताया होगा, तो यहाँ से कंडीशन बनेगा 2 अल्फा x। अब ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ नोट कर दीजिए, ट्वाइस अल्फा पावर यहाँ पे हाफ है और अल्फा पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा पावर 3 बाई 2 रूट पाई पावर हाफ है और ये रूट 2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 है तो इसको रूट 2 टाइम्स आप एडजस्ट करेंगे तो फॉर्म बनेगा ये परफेक्ट। तो करेक्ट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये साई 1 x का नॉर्मलाइज फॉर्म है जो इस पार्ट से आपको हिंट किया है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करें तो साई 1 x के प्लॉट को भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आइगन स्टेट आइगन फंक्शन आपको यहाँ पे कंपेयर करें तो ये आप ओनली क्वालिटेटिव बिहेवियर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन का आपको यहाँ पे वेरिएशन रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे ही आप x को 0 करेंगे तो फंक्शन 0 पे 0 बनेगा, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 बनेगा। x की स्मॉल वैल्यूज के लिए ये x फंक्शन कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे जैसे वैल्यूज को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो मॉडिफिकेशन बनेगा। फिर हायर वैल्यू ऑफ x के लिए मोर डोमिनेंट टर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल टर्म जो डिकेइंग है और x प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 जाएगा। तो जितना ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बनेगा उतना ही यहाँ पे ये नेगेटिव के लिए आपको रिजल्ट बनेगा। ये प्लॉट साई 1 के लिए बनेगा। ऐसे ही आप साई 2 के लिए प्लॉट कर सकते हैं। अब ऐसे आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट चेक करना था, क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट करेक्टली बनेगा वो साई 0 साई 1 में मैंने बता दिया। बाकी प्लॉट करने के लिए आपको मैं यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट टर्म को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, बाकी कांस्टेंट टर्म को आप एडजस्ट कर लें। h2 अल्फा x की फॉर्म आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और h2 अल्फा x आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 4 रो स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्म आपको हिंट किया। तो ये 2 कॉमन ले सकते हैं और जैसे 2 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में क्या टर्म कंट्रीब्यूट करेगा वो आपको कंफर्म हो जाएगा।
अब ये साई 2 का प्लॉट आप कर सकते हैं, इनके मॉड स्क्वायर का प्लॉट भी आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा वो आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और साई 2 का प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म दिया है, सम फॉर्म्स आपको मैं प्लॉट कर रहा हूँ जिससे जो रिक्वायर्ड हो आप यहाँ पे ऐसा कंपेरिजन कर लें, या कैसे प्लॉट करना है वो आपको आइडिया रहेगा। अब ये यहाँ पे वेरिएशन पोजीशन डिपेंडेंट क्रम पे जाइए, जब x को 0 करेंगे तो x को 0 करने से ये क्रम ब्रैकेट में जो आपका क्रम लिखा है ये 0 बन जाएगा, ये क्रम 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर पॉजिटिव है, बट इस -2 से रिजल्ट नेगेटिव बन जाएगा, x = 0 पे वेव फंक्शन नेगेटिव बनेगा। सपोज दैट नेगेटिव कंडीशन इस पोजीशन पे डिपेंड, इस अमाउंट को आपको वहाँ पे मैंने नोट कर दिया। और जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाएंगे ये क्रम इंक्रीज होगा और ये नेट इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा, पर जब ये ब्रैकेट 0 बनेगा तो दैट पोजीशन के लिए वेव फंक्शन 0 बन जाएगा, और इसको 0 करके आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की 2 वैल्यूज के लिए फंक्शन 0 बनेगा, x की इक्वल और अपोजिट वैल्यूज के फंक्शन यहाँ पे 0 को कंट्रीब्यूट करेगा। फिर वह इंक्रीज होगा, एक पीक बनेगा, और दैट पीक से फिर फंक्शन एक्सपोनेंशियल कंडीशन जब हायर हो जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो लाइक दिस आप यहाँ पे कंपेरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर बिहेवियर आपको नेगेटिव साइड के लिए बनेगा। तो ये शेप आपको यहाँ पे साइड 2 के लिए बनेगा। x = 0 पे वेव फंक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या कंफ्यूजन है, ये पॉइंट पे वेव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पे दीज पॉइंट्स पे वेव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको पता चल रही हैं, दीज पॉइंट पे मॉड स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनेगी। तो कहाँ पे वेव फंक्शन 0 है, कहाँ पे नॉन 0 है, वेव फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, ये पॉइंट्स आपको दीज शेप से कंफर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे प्लॉट्स को रेफरेंस लेके आप कुछ पॉइंट्स को कंफर्म कर सकते हैं। आप चेक करिए इस x = साई 0 पार्ट के लिए x की किस वैल्यू के लिए वेव फंक्शन 0 है, सिर्फ प्लस माइनस इनफिनिटी पे 0 टेंड्स टू 0 जाएगा, एग्जैक्टली 0 किसी पॉइंट पे नहीं। बट साई 1 के लिए आप चेक करिए x = 0 पे वेव फंक्शन 0 है, और साई 2 को चेक करिए 2 पॉइंट पे 0 है। तो जैसे जैसे आप n को इनफिनिटी से चेंज करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जा रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो सेम कांसेप्ट आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे चेक करिए अल्टरनेट वेव फंक्शन, यहाँ पे 2 वेव फंक्शंस मैंने डिस्कस किए, इवन पेरिटी के लिए 1 वेव फंक्शन ऑड के लिए। n = 0 और n = 2 में आप चेक करिए x = 0 पे कोई भी वेव फंक्शन इसमें 0 नहीं है, बट n = 1 के लिए वेव फंक्शन x = 0 पे 0 है। तो सम पॉइंट्स जो प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, आगे रिक्वायर्ड होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, इन वेव फंक्शन के बिहेवियर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन नोट कराया है, ये आपको प्रॉब्लम के रिक्वायर्ड होगा, ये भी आपको हिंट किया, इनके सम फॉर्म्स को यूज करके इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपको ये फंक्शन नोट करना बता दिया और उसको प्लॉट किया है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सम पॉइंट्स मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर रहा हूँ। तो आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि पोटेंशियल की सिमेट्रिक कंडीशन से यहाँ पे वेव फंक्शन की डेफिनेट पेरिटी बनेगी, और डेफिनेट पेरिटी कांसेप्ट को आप चेक कर सकते हैं। आपको सम वेव फंक्शंस फॉर्म यहाँ पे नोट कराए हुए हैं। अगर इस फंक्शन में आप x को -x करेंगे तो वेव फंक्शन अनचेंज रहेगा, बट साई 1 में आप x को -x करेंगे तो वेव फंक्शन में माइनस साइन से वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, बट साई 2 में फिर से आप x को -x करेंगे तो ये अनचेंज रहेगा। तो n की इवन वैल्यू के लिए 0 to 4 6 के लिए वेव फंक्शन की पेरिटी इवन है, और n की ऑड वैल्यू के लिए वेव फंक्शन की पेरिटी ऑड है। तो साई n फंक्शन ऑफ x हैज इवन पेरिटी और ऑड पेरिटी, डेफिनेट पेरिटी है। n अगर इवन है, जिस स्टेट के लिए चेक कर रहे हैं उसका यहाँ पे इंडिसेस इवन है, तो ये वेव फंक्शन की पेरिटी इवन बनेगी। अगर n वैल्यू ऑड है तो पेरिटी ऑड बनेगी। तो वेव फंक्शन की डेफिनेट पेरिटी है, वो आपको पोटेंशियल के सिमेट्रिक कंडीशन से पेरिटी ऑपरेटर में हिंट किया था। साई nx एनर्जी आइगन फंक्शन है, तो एनर्जी आइगन फंक्शन की डेफिनेट पेरिटी है। इसी पार्ट में एक पॉइंट और नोट करेंगे कि वेव फंक्शन के लिए जो वेव फंक्शन इवन है वो x = 0 पे यहाँ पे 0 नहीं है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की पॉइंट आप प्लॉट जो आपको 3 प्लॉट्स मैंने लास्ट स्लाइड में शो किए हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। साई nx कब 0 है x = 0 पे, कब नॉन 0 है, 0 at x = 0 एंड नॉन 0 at x = 0। तो x = 0 पे आप चेक करिए जो फंक्शन ऑड है वो 0 बनना है, और ऑड कब होंगे, जब n वैल्यू ऑड होगा, और n वैल्यू इवन के लिए फंक्शन की पेरिटी इवन है और वो x = 0 पे नॉन 0 है। ये पॉइंट्स आप लास्ट 3 प्लॉट से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आप इसको कंपेयर करेंगे, पार्टीशन बॉक्स में नंबर ऑफ नोड्स के 2 एक्सप्रेशंस बताएं, एक इंक्लूडिंग बाउंड्री और एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोड्स, बाउंड्री मींस यहाँ पे आप चेक करें पोटेंशियल के बिहेवियर से, तो प्लस माइनस इनफिनिटी पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है, और वेव फंक्शन वहाँ पे एक्जैक्टली 0 नहीं है, वो नोड नहीं बनाता और टेंड्स टू 0 जाता है। जहाँ पे वेव फंक्शन एक्जैक्टली 0 है वो आप नोड पोजीशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और n = 0 में 0 नोड है, n = 1 में 1 नोड है, n = 2 में 2 नोड है, तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे n से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप वेव फंक्शन में जो 0 पोजीशन है वो आप चेक कर सकते हैं कि कितने पॉइंट पे वो 0 बन रहा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सम पॉइंट्स पेरिटी कंसीडरेशन, पेरिटी किस n वैल्यू के लिए इवन है, किसके लिए ऑड है,
जीरो पे वेव फंक्शन जीरो है या नॉन जीरो है, एन की किस वैल्यू के लिए जीरो और नॉन जीरो है, कितने नोड्स बनेंगे, वो सब प्लॉट्स जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ड्रॉ किए हैं उनको रेफरेंस लेके आप ये कंफर्म कर सकते हैं। और भी हायर एन के लिए आप अगर जनरलाइज एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू प्लेस करते हैं, हर्माइट पॉलीनोमियल की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो आप साई 3 साई 4 साई 5 जिसके लिए भी प्लॉट पूछा जाएगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो ऑल पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो लास्ट लेक्चर में जो आपको पोटेंशियल फॉर्म बताया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल एक्स की प्लस माइनस इनफिनिटी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल फॉर्म है उसको मैंने रेफरेंस दिया है। जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो आप अप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये पेरिटी कंसीडरेशन लें, इस पेरिटी कंसीडरेशन से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर और एनी ऑड ऑपरेटर, आप ये एक्सपेक्टेशन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये श्योरली जीरो बनेगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पेरिटी है। ये अगर ऑपरेटर ए ऑड ऑपरेटर है, ये पावर एन जो मैंने लिखा है इस nth स्टेट से इंडिसेस से ओवरलैप करेगा तो इसको मैंने m लिख दिया। अगर ए ऑड ऑपरेटर है तो इस ऑड ऑपरेटर का कोई भी ऑड पावर, ये ऑड ऑपरेटर बनेगा। फिर से किसी ऑड ऑपरेटर के लिए अगर पावर ऑड ले रहे हैं तो ऑड ऑपरेटर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी भी ऑड ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन अगर स्टेट की पेरिटी डेफिनेट है, सिंगल स्टेट की पेरिटी डेफिनेट है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो बनेगी। ये कंसेप्ट भी आप कहीं डायरेक्ट अप्लाई करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगी। जो लास्ट लेक्चर में पॉइंट्स बताए हैं वो आपको रिकॉल होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट और nth स्टेट ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर nth स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो आर्टिकल आपको यहाँ पे लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है, पोटेंशियल फॉर्म आपको बताया हुआ है, उस पार्ट के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर nth स्टेट। एक पर्टिकुलर nth स्टेट के लिए आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन के लिए वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिंगल फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आप एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पे जो nth स्टेट नोटेशन है फंक्शन के इक्विवेलेंट आप ये साई nx नोटेशन आप यूज कर सकते थे, आपकी चॉइस है। फंक्शन पार्ट से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको रिकर्जन रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पे ऑपरेटर मेथड से इसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें सेट ऑफ n स्टेट नोटेशन चाहिए, और ये एनर्जी आइगन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं, और स्टेट को आप नॉर्मलाइज फॉर्म में यूज करके चल रहे हैं तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ये क्रॉनिकल डेल्टा एम के लिए डेफिनेशन वो टाइम आपको पहले डिस्कस हो। यहाँ पे x एक्सपेक्टेशन p एक्सपेक्टेशन दीज ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज 1 पावर और 2 पावर के लिए स्क्वायर के लिए फाइंड करना है, तो आपको दीज ऑपरेटर का एक्शन nth स्टेट पे रिक्वायर्ड होगा। बट आप लास्ट लेक्चर में चेक करें तो मैंने आपको ये हिंट किया था कि ऑपरेटर a का डेफिनेशन आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर आप मेमोराइज करेंगे तो सिर्फ a या a डैगर में कोई एक को मेमोराइज करें तो मोर टाइम तक आपको मेमोराइज रहेगा। तो बोथ को मेमोराइज कर लेंगे तो माइंड उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि किस आएगा सगलीशी बार 10 मिनट दीजिए बार बात नहीं ऑफ कर दो। देखो जब कोई रिजल्ट आप मेमोराइज करते हैं तो जो सिमिलर थिंग्स होती हैं माइंड उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो उनमें डाउट क्रिएट होता है, फिर आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेमोराइज करने के लिए पहले आप कुछ इसमें लाइक दिस रेफरेंस लेके मेमोराइज करें जिससे माइंड उसको सेपरेट कर पाए। तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया लास्ट लेक्चर में कि अगर आप ए और डैगर बोथ डेफिनेशंस मेमोराइज कर लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपको डाउट होने लगता है कि प्लस साइन किसमें था, इसलिए आप सिर्फ कोई एक रिजल्ट मेमोराइज करें, अनदर को आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में फाइंड करना बताया था, और अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको ये नोट हो गया। अब ए डैगर आप यहाँ पे इजीली नोट कर सकते हैं। पोजीशन और मोमेंटम हर्मिटियन ऑपरेटर्स हैं, m ओमेगा h क्रॉस ये रियल क्वांटिटीज हैं, कांस्टेंट हैं। b इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे सेम रहेगा, पोजीशन ऑपरेटर का डैगर फाइंड करेंगे सेम रहेगा, i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस i, मोमेंटम ऑपरेटर का डैगर सेम, और ट्वाइस m h क्रॉस ओमेगा सेम रहेगा। तो ये डैगर भी नोट हो गया। अब आपको यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये फिर से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे कि आप ऑपरेटर a मेमोराइज कर लें और x मेमोराइज कर लें, p मेमोराइज कर लें, तो लास्ट में आपको बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे, फिर वो आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि x का क्या फॉर्म बनेगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्यों आप मोर टाइम तक उसको हैबिट में नहीं रख सकते हैं दीज ऑपरेटर फॉर्म। अगर आपको पोजीशन ऑपरेटर चाहिए तो मोमेंटम टर्म को दीज टू ऑपरेटर से एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको ए और ए डैगर का एक्शन nth स्टेट पे पता है, x का डायरेक्ट एक्शन अभी आपको नहीं पता, p का डायरेक्ट एक्शन आपको नहीं पता है। तो p ऑपरेटर को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो आप चेक करिए p का कंडीशन जो यहाँ पे p वाला जो टर्म है वो डिफरेंट साइन में है, तो दीज टू ऑपरेटर को आप ऐड कर सकते हैं, और जब आप ऐड करेंगे तो x वाले टर्म सेम साइन में है वो ट्वाइस हो गए, और ट्वाइस हो गए, और ये कोफिशिएंट को अगर आप एडजस्ट करेंगे फिर तो x ऑपरेटर कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जब ये कंडीशन को यहाँ पे ट्वाइस करेंगे तो ये 2 ये रूट टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब x की कोफिशिएंट को 1 करेंगे तो अनदर साइड ये कोफिशिएंट इन्वर्ट करेंगे तो h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा बनेगा। जो भी मैंने स्टेप इन किया कि ऐड करना है, आप ऐड करके एक बार चेक कर लीजिए कि ये ऑपरेटर फॉर्म बनता है या नहीं बनता। अब अगर आपको p ऑपरेटर फाइंड करना है तो आप ऑपरेटर a से a डैगर को डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करने से ये सेम साइन में आ जाएंगे, p का कंडीशन
ए डिफरेंट साइन में हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस ए डैगर बनेगा फॉर्म, और बाकी जो कोफिशिएंट है उनको एडजस्ट करेंगे तो ये टर्म मोमेंटम वाले टर्म ट्वाइस हो गए, और जब कोफिशिएंट ए पार्ट को एडजस्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट एम एच क्रॉस ओमेगा बाई ये रूट 2, ये बाई 2 बन गया, और ये मैंने 1/I0। ए और ए डैगर की डेफिनेशन से पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के क्या फॉर्म बनेंगे वो आपको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप जो स्टेप मैंने बताए वो फॉलो कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए सेम पार्ट आएंगे या नहीं आएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, अगर आप ये ऑल ऑपरेटर फॉर्म मेमोराइज करने लगे तो क्या आप आफ्टर 15 डेज 10 डेज 1 मंथ आप ये इन कोफिशिएंट को आप क्या करेक्टली नोट कर पाएंगे सभी के लिए विदाउट रिवीजन? नो सर। नो सर। जब नहीं कर पाएंगे और इसको फाइंड करने में भी मोर टाइम नहीं लग रहा तो आप क्यों सभी ऑपरेटर को मेमोराइज करें? आप सिर्फ ए को मेमोराइज करिए, जो रिकॉर्ड होगा आप वहां पे फाइंड कर देंगे। यस सर। पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर आपको फाइंड हो गए। अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना nth स्टेट के लिए, और nth स्टेट नॉर्मलाइज्ड स्टेट है तो डिनोमिनेटर ब्रैकेट 1 हो जाएगा। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज द ब्रैकेट ऑफ nxn। अब ये पेरिटी कंसीडरेशन से भी आपको, अभी मैंने नॉट ट्राई जीरो कर सकते थे, बट मैं आपको यहाँ पे ऑपरेटर मेथड से डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे जीरो आएगा। अब कैट ऑफ एन एस वेक्टर ऑफ एन एस एच एक्स ऑपरेटर का जब ये फॉर्म प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म ऑपरेटर है और ये टर्म स्केलर है, तो स्केलर को आप ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा, ए प्लस ए डैगर ऑपरेटर टर्म है, ये ब्रैकेट के जहाँ पे पहले इंक्लूड किया है एक्स ऑपरेटर सेम पार्ट पे रहेगा। स्क्वायर रूट एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एस एच। अब यहाँ पे ऑपरेटर ए और ऑपरेटर ए डैगर बोथ का एक्शन सेपरेटली आप अप्लाई करेंगे, और बोथ ऑपरेटर के लिए आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये एक्शंस ड्राइव कराए हुए हैं, या तो आप उनको रेफरेंस ले लें या मैं आपको सभी को रिकॉल होने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होंगे तो मैं फिर से नोट कर दूँगा, बट जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आपको मैं नोट ही करूँ, तो आपको रिकॉल करने आने चाहिए कि आपको नोट ड्राइव है। ये 3 एक्शंस आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए जो आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पे इंपेरेटिव में n + 1 नहीं आएगा सर ये प्लस होगा? हाँ जी प्लस है। स्क्वायर रूट एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा, ये टर्म स्क्वायर रूट एन मैंने ब्रैकेट से आउटर में नोट कर दिया, ये ब्रैकेट बनेगा। ये डैगर ऑपरेट करेंगे स्क्वायर रूट एन प्लस मैंने ब्रैकेट से आउटर में नोट कर दिया, ब्रैकेट n n + 1। अब these two ब्रैकेट के लिए आप चेक करिए, ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन बताया हुआ है, n n - 1 और n n + 1 मैच नहीं करेंगे, 2 डिफरेंट स्टेट्स के ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब n वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करता है तो क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी से बोथ ब्रैकेट 0 हो गए, और ये 0 होने से एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 बन गया बाय यूजिंग ऑपरेटर मेथड। बट अगर आप ये यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे जाएं, इस रिजल्ट पे जाएं, पोजीशन ऑपरेटर ऑड ऑपरेटर है, और ऑड ऑपरेटर की 1 पावर को जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ऑड ऑपरेटर बनेगा, और ऑड ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 बनेगा nth स्टेट के। इस स्टेट के लिए मैंने रेफरेंस बताया, सिंगल स्टेट के लिए रिजल्ट बताया। तो सभी को पेरिटी कंसीडरेशन से भी आइडिया होना चाहिए 0 है, और आपको ये ऑपरेटर मेथड से भी आपको हिंट कर दिया कि टर्म 0 बनेगा। नेक्स्ट पी एक्सपेक्टेशन, पी एक्सपेक्टेशन को भी आप फिर 2 डिफरेंट मेथड से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म पे जाएं, ये वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बाउंड स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 बताया हुआ है। ये वेव फंक्शन में वेरिएबल पार्ट रियल है, रियल वेव फंक्शन कंडीशन से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 बताया हुआ है। 2 डिफरेंट कांसेप्ट जो पहले आपको बताए जा रहे हैं उनसे आपको कंफर्म कर दिया 0 है। पी ऑड ऑपरेटर है और ऑड ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू साइन एक्स की डेफिनेट पेरिटी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 बनेगा। अब इसी को आप ऑपरेटर मेथड से भी चेक कर सकते हैं। पी एक्सपेक्टेशन फॉर nth स्टेट इन nth नॉर्मलाइज्ड स्टेट, कोफिशिएंट आप आउटर में नोट करेंगे, देन ब्रैकेट ऑफ n a a डैगर सॉरी n a n माइनस n a डैगर n। अब ये ब्रैकेट सेपरेटली अभी आपको 0 बताए हैं, इसका सम भी 0 बनेगा और डिफरेंस भी 0 बनेगा। सिमिलर एक्शंस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। These individual brackets separately 0 हैं तो रिजल्ट 0 बनेगा। कैसे ऑपरेटर मेथड से एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ p आप यहाँ पे फाइंड करेंगे वो आपको नोट हो गया। बट अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट के लिए आपको स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेशंस और अभी फाइंड करना है, और x स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेशन और नॉर्मलाइज्ड nth स्टेट। अब x स्क्वायर ऑपरेटर के लिए आपको फॉर्म अभी x ऑपरेटर पहले डिस्कस किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट में टर्म था स्क्वायर रूट h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा, उससे स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया। स्केलर टर्म है इसलिए ब्रैकेट से आप आउटर में नोट कर सकते हैं। a प्लस a डैगर ऑपरेटर है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये एच आप एक्शन इंक्लूड करेंगे। जब ये स्क्वायर टर्म ओपन करेंगे
एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एस एच एन। अब ये ऑपरेटर के सम का स्क्वायर है। जब स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर, और ये फिर से आपको लास्ट लेक्चर में कंफर्म है कि ए और ए डैगर कॉम्यूट नहीं करते, और ये ऑपरेटर्स हैं जो कॉम्यूट नहीं करते, तो आप अपनी चॉइस से इसको ट्वाइस ए डैगर नॉट नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट का ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, जो जिस साइड है उसी साइड आप इंक्लूड करके चलेंगे, तो ये स्क्वायर टर्म बनेगा। और बीस इंडिविजुअल टर्म के एक्शन को आप यहाँ पे अब इंक्लूड करेंगे, एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा फर्स्ट ब्रैकेट एन ए स्क्वायर एन ए डैगर स्क्वायर ऑपरेटर ओवर कैट ऑफ एन। अब आपको ये ए डैगर का एक्शन तो नहीं पता है, ए डैगर ए का एक्शन पता है, बट आपको दीज टू ऑपरेटर्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आपको मेमोराइज करने के लिए बोला था कि जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आप उसको यूज कर सकते हैं, और ये आपको 1 बताया था। ए डैगर को आप जो यहाँ पे माइनस बनेगा राइट में ले गए, ए डैगर ए प्लस 1 नॉट कर सकते हैं। तो इस टर्म के प्लेस पे जब आप ये ए डैगर ए प्लस 1 प्लेस करेंगे तो ए डैगर ए पहले से प्रेजेंट है, जो टर्म बन जाएगा ब्रैकेट ऑफ एन ट्वाइस ए डैगर ए प्लस 1। ये प्रोडक्ट के एडिशन को आप 2 ए डैगर ए प्लस 1 नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करना है वो आपको यहाँ पे। अब ये एक्शंस आप अप्लाई करेंगे, एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा, ए का 1 पावर ऑपरेट किया तो स्क्वायर रूट एन, स्टेट चेंज हो गया n माइनस 1 में, फिर से आप ए को ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट n माइनस 1 और स्टेट चेंज होगा n माइनस 2 में। सेकंड टर्म के लिए एक्शन, जब एक डैगर n पे ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट n प्लस 1, स्टेट n प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया, और फिर से ये डैगर ऑपरेट करेंगे तो जो स्टेट का इंडिसेस है उसमें आप यूनिटी ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट n प्लस 2 बन गया, और स्टेट चेंज हो गया n प्लस 2। अब ए डैगर ए का एक्शन पता है, जिस स्टेट पर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, तो ट्वाइस n 1 ऐसा रहेगा और ये ब्रैकेट n n बनेगा। तो मैंने इंडिविजुअल टर्म्स आपको जो यहाँ पे नोट किए हुए हैं उनका एक्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आप ये ब्रैकेट को चेक करिए, n माइनस 2 से मैच नहीं करता है, n प्लस 2 से मैच नहीं करता है, तो ये ब्रैकेट ऑर्थोगोनलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे और ये ब्रैकेट 0 हो गए। एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम ओमेगा एस एच, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स कंट्रीब्यूशन 0 होने से ये रिजल्ट 0, और यहाँ पे आप चेक करिए ये जो ब्रैकेट है n ब्रैकेट, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्रैकेट 1 होने से 2n प्लस 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म सेम है। अब ये फॉर्म को एडजस्ट करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन अगर आप ले लें इस पार्ट में, और उस 2 को इस 2 से डिवाइड में जो 2 फैक्टर से एडजस्ट करेंगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगा n प्लस हाफ एच क्रॉस बाई एम ओमेगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर फॉर ए पर्टिकुलर nth स्टेट फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कैसे आप x या p के हायर पावर के लिए एक्सपेक्टेशंस आप फाइंड करेंगे nth स्टेट में, आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी को इंटीग्रल मेथड से फाइंड करने लगते तो आपको साई एंड एक्स के डेफिनेशन में हार्माइट पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का आइडिया होना चाहिए था, उनके लिए रिकर्जन रिलेशंस आपको रिक्वायर्ड होते, तब आप ये इंटीग्रल मेथड से एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते थे एक्स स्क्वायर के लिए अनदर पावर के लिए। बट यहाँ पे आप ये चेक करें तो ये 4-5 स्टेप्स में ऑपरेटर के एक्शन को यूज करते हुए विदाउट रेफरेंस ऑफ स्पेशल फंक्शंस हार्माइट पॉलिनोमियल और रिकर्जन रिलेशन ऑफ हार्माइट पॉलिनोमियल डिफाइंड होते हैं। सिमिलर अप्रोच से आपको पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, बहुत जल्दी से करस्पॉन्डिंग स्टेप पी स्क्वायर के फॉलो करिए और रिजल्ट बताइए। ये रिजल्ट फाइंड करिए। सर n प्लस हाफ एम एच कट ओमेगा। n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। मेमोरी बेस बता रहे हैं या कैलकुलेट किया है? कैलकुलेट किया है सर। पी का डेफिनेशन आपको डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे अब ये मॉड स्क्वायर नहीं है, सिंपल स्क्वायर है। जो सिंपल स्क्वायर है तो डेफिनेशन में आई टर्म प्रेजेंट है पी के डेफिनेशन में, दैट टर्म से आई स्क्वायर टर्म बनेगा जो माइनस बनेगा एन एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ब्रैकेट ऑफ एन ए माइनस ए डैगर स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 एस एच, तो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा एन ए स्क्वायर एन, सेकेंड एन ए डैगर स्क्वायर एन, और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लेंगे तो वो टर्म माइनस साइन में प्रेजेंट रहेंगे, और इसको आप नोट करेंगे तो ये माइनस कॉमन लिया तो ए डैगर को फिर से ए डैगर ए में कन्वर्ट करेंगे तो ब्रैकेट बनेगा एन ट्वाइस ए डैगर ए प्लस 1। ये ब्रैकेट अभी आपको हिंट किया था एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन में, दीज टू ब्रैकेट्स 0 होंगे। कैसे 0 थे वो लास्ट स्लाइड में मैंने शो कर दिए हैं, बट ऑल टाइम जरूरी नहीं कि आपको इसको लास्ट तक फाइंड करके ही 0 करें, क्योंकि जब यहाँ पे बोथ साइड सेम नोटेशन है और ए का एक्शन स्टेट के नोटेशन को चेंज करेगा, जब चेंज करेगा तो आफ्टर ऑपरेटिंग ए और ए हायर पावर ऑफ ए ये स्टेट के इंडिसेस सेम नहीं होंगे, जब सेम नहीं होंगे तो ऑर्थोगोनलिटी से 0 बन जाएंगे। सिमिलर एक्सप्लेनेशन ए डैगर स्क्वायर टर्म के लिए है। तो
फर्स्ट टू टर्म जीरो बने, बट एट अगर ए का एक्शन आपको पता है तो ये ट्वाइस n प्लस वन और n n ब्रैकेट वन बनेगा, और यहाँ से फिर से टू कॉमन लेके एडजस्ट करेंगे, इस माइनस से माइनस एडजस्ट हो गया तो फॉर्म बनेगा n प्लस हाफ m h क्रॉस ओमेगा। अब आपको p एक्सपेक्टेशन, p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, x एक्सपेक्टेशन, x स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड हो गए। देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। x एक्सपेक्टेशन 0 है तो x स्क्वायर एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, n प्लस हाफ h क्रॉस बाई m ओमेगा टोटल पावर हाफ, डेल्टा p स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। p एक्सपेक्टेशन 0 है और p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन अभी आपने इसी स्लाइड में फाइंड किया है, दैट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अनसर्टेनिटीज फाइंड हो गए, और दीज अनसर्टेनिटीज को आप प्रोडक्ट करेंगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। ये n प्लस हाफ स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से ये m ओमेगा डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर रूट h क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h क्रॉस में कन्वर्ट। दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा x डेल्टा p फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी आइगन स्टेट। अब यहाँ पे n की वैल्यूज आपको नोन है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और ये इस एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करें तो ये फॉर्म एनर्जी एक्सप्रेशन में भी था, ये मेमोराइज हो जाएगा इजीली, बट डेल्टा x डेल्टा p आपको h क्रॉस के टर्म्स में मिलता है और एनर्जी h क्रॉस ओमेगा में मिलता है, बाकी फैक्टर का जो यहाँ पे n के टर्म्स में रिलेशन है वो मैच करता है। तो यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पर अगर जाएं तो n की जीरो वैल्यू के लिए मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बनेगा h क्रॉस बाई 2, जो आपको पहले अनदर मेथड से गॉसियन फॉर्म के लिए डिस्कस भी किया हुआ है, वहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल का रेफरेंस लिया था। बट जैसे ही आप इसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल का रेफरेंस लेंगे और हायर एनर्जी स्टेट्स में ये कंडीशन चेक करें तो n की हायर वैल्यू पे यहाँ पे प्लेस करते जाइए, तब अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट h क्रॉस बाई 2 से ग्रेटर बन रहा है। ओनली ग्राउंड स्टेट के लिए h क्रॉस बाई 2 है, बाकी हायर एनर्जी स्टेट्स के लिए ये कंडीशन चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ड्राइव कराया है, कैसे फाइंड करना है, क्या प्रोडक्ट है, वो आपको ये हिंट हो गया। अब आगे आपको जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिन स्टेट्स के लिए पूछा जाएगा, आप इन रिजल्ट अगर वहाँ एप्लीकेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर से लेकर डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो आपको प्रॉब्लम के टाइम पे रिकॉल होने चाहिए। इसी में एक कंसेप्ट आता है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया है, तो डेफिनेशन को कंपेयर करके हिंट हो जाएगा कि प्रॉब्लम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का है या फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। अगर वहां पे कोई वर्ड यूज नहीं किया है हाफ कॉरस्पॉन्डिंग, वर्ड यूज किया ओनली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो जब वर्ड यूज नहीं होगा तो आप वहां पे फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर का रेफरेंस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जो होल स्पेस को आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है वो ओनली वन हाफ के लिए वैलिड होगा, अनदर हाफ के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट है। x ग्रेटर देन 0 के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है और x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये इनफाइनाइट है। तो ये पोटेंशियल हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, फुल से आप इसको कंपेयर कर लीजिए। ये पोटेंशियल फॉर्म अगर ये फॉर्म x की नेगेटिव वैल्यू के लिए है और पॉजिटिव x के लिए या इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट है, दीज टू कंडीशंस को चेक करिए, मैंने ये कंडीशंस को एक्सचेंज कर दिया। बोथ फॉर्म हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंपेयर करें तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x की पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड वैल्यूज के लिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर फॉर्म था, बट हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में आइदर फॉर पॉजिटिव x और नेगेटिव x ओनली हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बिहेवियर है। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर में जो पैराबोलिक नेचर है वो या तो पॉजिटिव x के लिए है या नेगेटिव x, इसलिए इसको हाफ वर्ड यूज कर रहा है। कि टोटल स्पेस को जब आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे ओनली वन हाफ के लिए ये वेरिएशन इंक्लूड होगा। अब इस पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म के लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करना है, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करना है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या एनर्जी आइगन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फॉर्म फाइंड करना है, इसके लिए आगे आप इस डिफरेंट अप्रोच भी पढ़ेंगे, हो सकता है वो इससे इजी अप्रोच बने, बट अब तक अब आपके पास सिर्फ फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको रेफरेंस लेके आप ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्या रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे उनको आप फाइंड कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के इजीली रिलेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया है फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पेरिटी कंसीडरेशन से कि x की 0 वैल्यू पे n की किन वैल्यू के वेव फंक्शन 0 बनेंगे और नॉन जीरो। ये पॉइंट को अगर आप रिलेट कर लें, आप यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज
कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार हिंट कर रहा हूँ कि किसी अनदर मेथड से हो सकता है कि आप ये इजीली फाइंड कर पाएं। जब आप आगे WKV मेथड पढ़ेंगे तो हो सकता है WKV मेथड से आप इजीली हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट को फाइंड कर पाएं, बट आपके पास अभी जो करंट मेथड अवेलेबल है उनमें से आपको फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो कंडीशन बताया है उसको रेफरेंस लेके कि हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या चेंज हो सकता है, उससे आपको हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। ये x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट है। पॉजिटिव साइड के लिए पैराबोलिक है। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में x इक्वल टू जीरो और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ये पैराबोलिक नहीं है। तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप कंपेयर करें तो ये उसका हाफ पोर्शन यहाँ पे शो किया, ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है। अब पार्टिकल को आप अगर इसके इनसाइड में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एज्यूम कर रहे हैं और पार्टिकल अगर इधर मोशन करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ये फाइनाइट पोटेंशियल को फेस करेगा और फाइनाइट पोटेंशियल को पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। बट जैसे ही पार्टिकल ये नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस नेगेटिव डायरेक्शन मोशन के लिए पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट हाइट और मोर विड्थ वाले पोटेंशियल बाउंड्री को फेस करेगा, जिसको पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और जब पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा तो आपको इस टोटल स्पेस को जब आप 2 रीजन में डिवाइड करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू जीरो रीजन के लिए आपको कंफर्म होगा कि वेव फंक्शन जीरो बनेगा। यहाँ पे सेम एनालॉजी करेंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेव फंक्शन जीरो। अगर पार्टिकल आप यहाँ पे एज्यूम करें और पॉजिटिव डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मोशन अगर आप कंसीडर करें तो पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट हाइट और मोर विड्थ वाले बाउंड्री को फेस करेगा, जिसको ओवरकम नहीं कर सकता है। इट मींस पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव x के लिए कभी ऑब्जर्व नहीं होगा और यहाँ पे पार्टिकल नेगेटिव x के लिए कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन पता चलेगी। ओनली दोज वेव फंक्शंस अलाउड होंगे फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो x इक्वल टू जीरो पे जीरो होंगे। इसी कंडीशन को लाइक दिस भी नोट कर सकते थे। ओनली दोज फंक्शंस आर अलाउड दैट विल बी जीरो फॉर x लेस देन और इक्वल टू जीरो। ऐसे सेम मीनिंग यहाँ पे नोट करेंगे, साई x इक्वल टू जीरो पे भी जीरो होगा और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी जीरो होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये कंडीशन x इक्वल टू जीरो पे जीरो वाली कंडीशन, ये फॉर्म n की किस वैल्यू के लिए अलाउड है ये आपको नोट कराया हुआ है। साई n x will be 0 at x equal to 0 for odd value of n। अगर n odd होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और जो कंडीशन फुलफिल होगा तो ये अलाउड हो गया। n की odd वैल्यूज अलाउड हो गई। इट मींस अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि n की अलाउड वैल्यूज हो सकती हैं 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। ओनली दोज वेव फंक्शंस अलाउड होंगे जिनमें n odd होगा। इवन वैल्यूज वाले फंक्शंस अलाउड नहीं, ये आपको पॉइंट नोट कराया है। साई एन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉन जीरो फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन। तो ये कंडीशन को चेक कर लीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर एन की वैल्यू इवन ले रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। जब ये फुलफिल नहीं होगा तो इवन वैल्यूज ऑफ एन फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड नहीं। फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो कंडीशन आपने अप्लाई किया कि एन वैल्यू इवन भी हो सकती है और भी, तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो इवन वैल्यूज ऑफ एन है वो अलाउड नहीं, ये पॉइंट अलाउड नहीं, ओनली ये अलाउड वैल्यूज होंगी। तो एनर्जी एक्सप्रेशन में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन सेम रहेगा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, बट जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले आप n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अब की बार यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे और ओनली n की ऑड वैल्यूज होंगी। तो ये एक्सप्रेशन n की दीज वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट हो गया। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको जो गिवन वैल्यूज ऑफ n होंगी वो दीज वैल्यूज से डिफरेंट हो, तो उसके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए कि जो एनर्जी वैल्यूज हैं यहाँ पे पॉसिबल एनर्जीज को चेक करिए। जब n की वैल्यू 1 प्लेस किया तो लोएस्ट एनर्जी आया 3/2 h क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट एनर्जी जब n को आप 3 करेंगे तो ये 7/2 h क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट बनेगा 11/2 h क्रॉस ओमेगा। तो दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। या तो उस एक्सप्रेशन में आप कॉरस्पॉन्डिंग n को प्लेस करके चेक कर लें कि ये वैल्यूज वहाँ पे किस एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फाइंड हो रही हैं, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, अलाउड वैल्यूज हैं। अगर आपको n वैल्यूज गिवन हो, अगर गिवन n वैल्यूज आपको ऑड दी हुई हैं तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आप कंपेयर कर लेंगे। अगर गिवन n वैल्यूज ऑल वैल्यूज दी हुई हैं, इवन भी हैं और ऑड भी हैं, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट में इवन और ऑड ऑल वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये n वैल्यूज को आपको पॉसिबल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है।
और जब पॉसिबल वैल्यूज कन्वर्ट करेंगे तो ये अलाउड वैल्यूज हैं, इनको आप डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ये अलाउड वैल्यूज हैं 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। अब ये अलाउड वैल्यूज इन गिवन वैल्यूज से रिलेट कर देंगे, और जब रिलेट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अगर इनको आप ट्वाइस n+1 कर दें तो यही फॉर्म बनेगा। तो अलाउड और गिवन वैल्यूज में आपको रिलेशन पता चल गया, सभी को ये फॉर्म कंफर्म होना चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में आप n को n डैश रिप्लेस कर दीजिए और n डैश को इन टर्म्स ऑफ n रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ट्वाइस n एज सच, और ये 1 और हाफ ऐड किया तो ये 3/2 बन गया। तो एक्सप्रेशन इन गिवन वैल्यूज, इफ गिवन वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, देन एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म 2n + 3/2 x क्रॉस ओमेगा। अगर n की गिवन वैल्यूज इवन और ऑड ऑल वैल्यूज हैं तब n के टर्म्स में आप ये एक्सप्रेशन लिखिए। अब आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन वहाँ पे गिवन हो सकता है, और यहाँ पे आप एनर्जी की अलाउड वैल्यू चेक कर सकते हैं, एनर्जी की पॉसिबल वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप चेक करिए n को यहाँ पे अब 0 प्लेस करें, और जैसे ही आपने 0 प्लेस किया तो ये 3/2 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी बना। नेक्स्ट n वैल्यू 1 प्लेस करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, तो ये 2 बन गया, और इस 2 से जब एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट एनर्जी 7/2 h क्रॉस ओमेगा। फिर नेक्स्ट n के कॉरस्पॉन्डिंग 11/2 h क्रॉस ओमेगा। अब आप एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लीजिए, एक्सप्रेशन तो चेंज है बट कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज, लीस्ट एनर्जी बोथ एक्सप्रेशन से 3/2 h क्रॉस ओमेगा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 h क्रॉस ओमेगा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल की एनर्जीज मैच करती हैं बोथ एक्सप्रेशन से, ओनली एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन चेंज है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है बट एनर्जीज मैच करती हैं। इस n के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करना है वो आपको यहाँ पे नोट करा दिया। अगर अब की बार जो n की गिवन वैल्यूज हैं, गिवन वैल्यूज ओनली इवन वैल्यूज हैं 0, 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट, देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आप एक बार सिमिलर वे में ट्राई कर लीजिए। 1 मिनट वेट करेंगे। सर n + 3/2 h का डोमेन। सर की वॉइस नहीं आ रही है। सर बिजी है, 1 मिनट। सर ने बोला ना 2 मिनट। बोल मैं लिख रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। तो सिमिलर एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है, n डैश अलाउड वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं और गिवन वैल्यूज हैं n, इनको रिलेट करेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। n these वैल्यूज में यूनिटी ऐड कर दें तो इन पॉसिबल वैल्यूज से मैच कर जाएगा। तो n के प्लेस पे की बार n+1 अगर आप रिप्लेस कर दें तो एनर्जी एक्सप्रेशन n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा। और यहाँ से आप गिवन वैल्यूज जब आपको गिवन होंगी वहाँ पे ये आप कंपेयर करें, ये गिवन वैल्यूज हैं, तो किस n के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या एक्सप्रेशन यूज करना है वो आपको मैंने यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस डिस्कस कर दिए। अब आप यहाँ पे फिर से n की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर आप प्लेस कर दें तो ये एनर्जी की वैल्यूज आपको यहाँ पे कंफर्म रहेंगी। फर्स्ट एनर्जी ऑल एक्सप्रेशन से चेक करिए 3/2 h क्रॉस ओमेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑल एक्सप्रेशन से 7/2 h क्रॉस ओमेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑल एक्सप्रेशन से 11/2 h क्रॉस ओमेगा। तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं चेंज करने से, बट जो एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो मैच होती हैं। ऑल एक्सप्रेशंस जो 3 एक्सप्रेशंस मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, चाहे आप एक्सप्रेशन मेमोराइज करें या ये रिजल्ट्स आप एनर्जी के प्रॉब्लम में यूज कर दें कि किस स्टेट के लिए आपको वहाँ पे प्रॉब्लम में रिजल्ट पूछना है। बट अगर आप n को एक्सचेंज कर देंगे और एक्सप्रेशन कोई और यूज कर लेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने एनर्जी एक्सप्रेशंस आपको एक कंडीशन अप्लाई करके फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी एक्सप्रेशन से फाइंड करा दी। अब आपको वेव फंक्शन फॉर्म पे जाना है, तो जो आपने n की और वैल्यूज ली हैं जो आपको ये कंडीशन मैंने बताया है, अब आप चेक करें यहाँ पे अगर आपको जो 3 प्लॉट्स मैंने फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बताए, ये प्लॉट अलाउड होगा क्या हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? ये 0 पे 0 नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n1 अलाउड है, ये अलाउड होगा, बट जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट है उस साइड वाले पोर्शन में वेव फंक्शन 0 बनेगा, तो इसका हाफ पोर्शन आप ड्रॉ कर दें। मैं वहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इस फॉर्म को रेफरेंस लेके, तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए मैंने ये पार्ट को क्यों एक्सक्लूड कर दिया और ये पार्ट को क्यों मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ये मैंने एक्सप्रेशन में बता दिया है कि n की ऑड वैल्यूज अलाउड है, तो ये psi1 अलाउड होगा, ये psi0 अलाउड नहीं होगा, psi2 अलाउड नहीं होगा, फिर psi3 का जो फॉर्म आएगा उसमें सिमिलर अप्रोच से आप ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेक्स्ट स्टेट के लिए आइगन फंक्शन का प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल इस पोटेंशियल को रेफरेंस ले रहे हैं इस पोटेंशियल को, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे
ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, नोटेशन हटा दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे वो साई 0 हो चाहे साई 1 हो, मैंने इसको साई लिख दिया, इसका प्लॉट करना, ये एक्स ये साई एक्स। अब जो मैंने रेफरेंस पोटेंशियल्स बताए हैं, अब यहाँ पे पोटेंशियल को मैंने पॉजिटिव एक्स के लिए पैराबोलिक फॉर्म लिया है और नेगेटिव एक्स के लिए और एक्स इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट। तो अभी मैंने आपको ये रेफरेंस किया कि जिस साइड हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है, अब आप कंपेयर करें, ये ग्राउंड, ये फर्स्ट स्टेट वेव फंक्शन वहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट फॉर्म बनेगा, बट जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट है उस साइड का वेव फंक्शन 0 बनेगा, उसका हाफ पोर्शन मैंने शो किया। अनदर साइड वाला प्लॉट 0 हो गया। अब अगर पोटेंशियल फिर से हाफ हार्मोनिक पोटेंशियल है, बट अब की बार ये पैराबोलिक फॉर्म है एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए और बाउंड्री पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, फिर से ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट है उस साइड वेव फंक्शन 0, और जिस साइड ये पैराबोलिक फॉर्म है उस साइड का शेप आपको प्लॉट करना है, और चेक कर सकते हैं ये आपको हाफ पोर्शन, तो जो साई 1 का वहाँ पे प्लॉट है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए अलाउड होगा, बट उसका हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है, और जिस साइड ड्रॉ करेंगे वो आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया, जिस साइड पैराबोलिक फॉर्म है उसी साइड आपको प्लॉट करना है, अनदर साइड जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट है उस साइड पे फंक्शन 0 बचा है। ऐसे ही आप सिमिलर अप्रोच आप साई 1 साई 3 साई 5 फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए प्लॉट कर लें और उनका हाफ पोर्शन प्रेजेंट रखें, बाकी पोर्शन को आप एब्सेंट करें। कौन पोर्शन एब्सेंट करना है वो आपको जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा उसको आप 0 करें। ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सभी को क्लियर हो गए? यस सर। तो एक कैंडिडेट है, मैसेज कर रहे हैं कुछ जिंतू बोरा, अपने को एक बार अनम्यूट करके रिप्लाई करिए। जिंतू बोरा प्रेजेंट है या नहीं? तो एग्जिट कर गए हैं। मुझे लगा इनका फर्स्ट लेक्चर था तो ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ओल्ड लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे या नहीं। अब लेक्चर के टाइम पे ये सब मैसेज करके पूछेंगे, जब रिसेप्शन पे बात की होंगी तो उन्हीं से पूछ लिए होते। कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने हाफ हार्मोनिक पोटेंशियल डिफाइन किया है, सभी आप अपने नोटबुक में नोट करिए कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। पोटेंशियल, हाफ हार्मोनिक पोटेंशियल बिहेवियर सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है सर। पोटेंशियल बिहेवियर सिमेट्रिक नहीं है, सभी को कंफर्म है? यस सर। वेव फंक्शन की पेरिटी क्या होगी? वेव फंक्शन की पेरिटी ऑड अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड पैरिटी। अनडिफाइंड पैरिटी। तो अभी भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऑड बता रहे हैं, वो सिर्फ इस बात से चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ पे ये फुल के लिए ऑड था, बट ये हाफ के लिए ऑड थोड़ी। यहाँ पे चेक करिए इस पोजीशन पे एक्स के लिए वैल्यू ये बनेगा और इसके नेगेटिव वैल्यू पे आप चेक करिए वेव फंक्शन 0 है। क्या एक्स को माइनस एक्स करके वेव फंक्शन में पेरिटी साइन चेंज हो रहा है? ना तो वेव फंक्शन साई एक्स से मैच करता है यहाँ पे, और ना ही ये माइनस साइन से मैच करेगा। जब ये मैच नहीं करता तो वेव फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होंगे। फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पेरिटी डेफिनेट है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल सिमेट्रिक है, बट अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं है तो पेरिटी आपको जरूरी नहीं कि कंफर्म रहे। और यहाँ से इन फॉर्म से आपको पता भी चल रहा है कि पेरिटी वेव फंक्शन का नाइदर इवन नॉर ऑड। सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या बनेगा? दीज ऑल एक्सप्रेशन से चाहे आप चेक कर लें सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस। अब आप चेक कर सकते हैं जो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी गैप था, वन लेवल यहाँ पे स्किप हुआ, इवन नंबर वाले लेवल्स एब्सेंट हैं, तो टू सक्सेसिव ऑड वैल्यू वाला जो वहाँ पे डिफरेंस था वो इंक्लूड हो जाएगा। सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए h क्रॉस ओमेगा था, यहाँ पे ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा बनेगा। पॉसिबल एनर्जीज नॉट की हुई हैं ऑल एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं। दीज टू लेवल का डिफरेंस चेक कर लीजिए। सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस किसी भी एक्सप्रेशन से और जो पॉसिबल एनर्जी है उनसे चेक कर लीजिए, ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा बनेगा। 7 से 3 को डिफरेंस किया 4/2 किया, ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा। 11 से 7 को डिफरेंस किया 2 किया तो ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा। तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस फॉर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा। अब जब प्रॉब्लम एग्जाम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या मैं प्रॉब्लम आपको नोट कराऊंगा तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का है या फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस किया था कि अगर पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है तो आपको फुल का भी पोटेंशियल फॉर्म पता है और हाफ का भी पोटेंशियल फॉर्म पता है। जब बोथ पोटेंशियल के फॉर्म आपको पता है तो उनको रेफरेंस लेके आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाफ का प्रॉब्लम है या फुल का है। बट अगर वहाँ पे पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं दिया, पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन नहीं दिया, आपको जस्ट वर्ड यूज किया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ वर्ड हाफ या फुल नहीं है, तो जब हाफ और फुल वर्ड नहीं है तो आप फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रेफरेंस लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है तब आप हाफ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मैंने अभी हिंट किया वो सभी को कंफर्म होना चाहिए। प्रॉब्लम के टाइम पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर पहले क्या बताए हैं और अब क्या बताया है। मैंने सेम स्टेटमेंट आपको बता दिया कि अगर प्रॉब्लम में वर्ड यूज नहीं किया है, पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं दिया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम है तो आप फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वहाँ पे हाफ वर्ड यूज किया है तब आप हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट रेफरेंस लेंगे। अगर पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हाफ का होगा या फुल का होगा। तो ये स्टेटमेंट जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूं, अगर किसी को डाउट हो दैट टाइम पे आप फिर से चेक कर लें।
फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये 3 इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, 3-4 सिस्टम्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप चेक करिए सभी पोटेंशियल्स के लिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आप यहाँ पे बाउंड केस को रेफरेंस लेने लगे, अब तक जो आपको मैंने ये नेम हिंट किए, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, चाहे हाफ हो, फुल हो, या सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का कंसेप्ट हो, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकता है, बट लोएस्ट एनर्जी को अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी लोएस्ट एनर्जी नॉन जीरो है बाउंड सिस्टम के लिए क्वांटम मैकेनिकल। वो आप एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में भी ये हिंट किया है। ये लीस्ट एनर्जी E0 n की लीस्ट वैल्यू के लिए आप चेक करेंगे तो ये हाफ h क्रॉस ओमेगा बनेगा एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, और ये एनर्जी नॉन जीरो। और ये नॉन जीरो होने का रीजन आपको बताया था वेव नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नॉन जीरो ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों नॉन जीरो है? आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किया। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्शन आप चेक करिए, अगर कोई आपने स्प्रिंग से कोई मास अटैच किया, ये इनिशियल पोजीशन है और इसका मीन पोजीशन के अबाउट ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको एक नॉन जीरो फाइनाइट टाइम लगेगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी या टी कैपिटल टी जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वो वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा। बट अगर ये एनर्जी जीरो हो जाता है, इफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज जीरो, अनसर्टेनिटी और लीस्ट एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दीज एनर्जी और अनसर्टेनिटी, अब जीरो ऑर्डर आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे ही आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए एनर्जी और टाइम वाला पार्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो डेल्टा टी इनफाइनाइट हो जाता है, और ये डेल्टा टी टाइम पीरियड के कॉस्ट में होता है। अगर पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो हो जाएगी क्वांटम मैकेनिकली, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी जीरो होगी, तो उसको ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और इनफाइनाइट टाइम इनिशियल पोजीशन को रिपीट करने के लिए या वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए अगर इनफाइनाइट टाइम लग रहा है तो ऑसिलेशन नहीं हो रहे। इतने टाइम पे तो कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक लिमिटेड फाइनाइट नॉन जीरो टाइम पे पार्टिकल ऑसिलेशन कंप्लीट करना चाहिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होना चाहिए। इट मींस टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑसिलेटर के लिए ये इनफाइनाइट आ रहा है, ऑसिलेशन से स्टॉप हो गए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का सेंस ही चेंज हो गया। हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड इसलिए यूज कर रहे थे कि वहाँ पे जो हार्मोनिकली ऑसिलेशंस होंगे, एक पर्टिकुलर नॉन जीरो फाइनाइट टाइम के बाद पार्टिकल पोजीशन को रिपीट करेगा, और यहाँ पे अगर एनर्जी जीरो होगा तो इनफाइनाइट टाइम के बाद वो ऑसिलेशन कर रहा है, जो मीनिंगलेस है। इसलिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो नहीं होगी। डेल्टा टी नॉन जीरो और फाइनाइट है, नॉन जीरो है और फाइनाइट है। अगर डेल्टा टी नॉन जीरो फाइनाइट है तो डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 से डेल्टा ई वैल्यू नॉन जीरो बनेगा, और जब ये नॉन जीरो होगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई आप एज्यूम करते हैं, ये भी नॉन जीरो बनेगा। रीजन आपको यहाँ पे हिंट कर दिया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्म बता दिया क्या बनेगा। नॉन जीरो होने का रीजन आपको बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बहुत एक्सप्रेशन कर दिया। नॉन ये डेल्टा टी आपको पता है नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से डेल्टा ई नॉन जीरो आना चाहिए, एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आना चाहिए। जो आप यहाँ पे आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पे जाइए, यही सेम रिजल्ट आपको ड्राइव भी कराया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अब इसी का जो सपोजिट एक्सप्लेनेशन, अगर जीरो होगा तो क्या प्रॉब्लम राइज होगा वो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। अगर जीरो होगा तो ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर का सेंस चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड आप यूज ही नहीं कर सकते अगर ऑसिलेशन इतना टाइम के बाद हो। सर हाँ जी, तो कुछ ऐसे पार्टिकल भी तो एग्जिस्ट करते होंगे ना सर, जिनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो हो जाती है। क्वांटम मैकेनिकली कोई बाउंड पार्टिकल नहीं है, कोई है तो आप बताइए। तो सर हमको बताया जाता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं अपनी जगह पे, या जो उनकी एनर्जी जीरो होगी, फ्री होने फ्रीज अगर हो गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, टोटल एनर्जी तो जरूरी नहीं कि जीरो हो। और किसने बताया कि एनर्जी जीरो बन जाती है? नहीं सर, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं सर, वो लेटिस की सर बोलते हैं ना कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या जीरो हो जाती है। इस लैटिस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, सॉलिड स्टेट में आप लैटिस स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, ठीक है, उसी पार्ट से तो रिलेट कर रहे होंगे, जिसमें आप डिवाइस थ्योरी अप्लाई करते हैं, या आप लोग वहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी पढ़ते हैं। दोनों केस में आप क्वांटाइजेशन इंक्लूड करते हैं। क्या आपको लैटिस वाइब्रेशन की एनर्जी वहाँ पे अगर क्वांटम मैकेनिकली चेक करें जीरो बताया? सर याद नहीं बताया। नहीं बताया सर। आप एक्सक्लूड कर सकते होंगे उसको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के रेफरेंस में आप आगे की एनर्जी को मेजर कर सकते होंगे, बट जीरो नहीं होता, क्वांटाइज होता है एनर्जी, ठीक है। ओल्ड क्वांटम थ्योरी जहां हम वेव नेचर इंक्लूड नहीं करते, जहां हम प्लैंक्स ऑसिलेटर की बात करते हैं, नॉट श्रोडिंगर ऑसिलेटर। ये 3 टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स होते हैं। क्लासिकल ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी कंटीन्यूअस होगी, प्लैंक्स ऑसिलेटर एनर्जी क्वांटाइज है बट ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो है, वहां पे ओनली पार्टिकल नेचर हम यूज कर रहे हैं और एनर्जी क्वांटाइजेशन फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फार्मूला। बट जब हम वेव नेचर लेंगे पार्टिकल का तब श्रोडिंगर ऑसिलेटर आएगा जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आती है। और ये एनर्जी आप चेक करिए, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो होने का आपको रीजन मैंने क्या बताया,
वेव नेचर, और वेव नेचर किससे, वेव नेचर से आपको ऑटोमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाता है। Yes. प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सर एक डाउट ले सकता हूँ? डाउट बाद में पूछिए करिए। ओके सर। फिर में सिलेबस कराना भी जरूरी है, सिलेबस टाइम से नहीं होगा। डाउट में तो आप चाहें तो 1 आवर के बजाय 5 आवर्स तक डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है आप चाहेंगे अपना डाउट हटाना तो हट जाएगा, नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं हटेगा। डिस्कशन तो कितना भी चल सकता है। पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 24। पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 24। स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्कस किए हैं और जो आज डिस्कस किए हैं उनको रेफरेंस लीजिए। जो पॉस्टुलेट्स में ऑपरेटर्स के लिए पॉस्टुलेट्स के पॉइंट्स बताए हैं, ऑपरेटर्स के पॉइंट बताए हैं, ठीक है, वो आपको रेफरेंस यूज करना है। पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 24 और 21 एंड 22। तो पहले 24 का स्टेटमेंट रीड करिए। ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर is in the superposition of number state cat of n given by cat of psi is equal to 1/2 cat of 2 plus root 3/2 cat of 3. The average energy of the oscillator in the given state is fill in the blanks। प्रॉब्लम है, आपको x क्रॉस ओमेगा के मल्टीपल फैक्टर को यहाँ पे फिल करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट किया कि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको कंफर्म होगा कि आप हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट यूज करें या फुल के। अब आप ये बताइए, जो मैंने आपको हिंट किया, कितने स्टूडेंट को अभी भी यहाँ पे डाउट हो रहा है कि प्रॉब्लम में आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि हाफ का एक्सप्रेशन यूज करें या फुल का? स्टेटमेंट रीड करें। पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं दिया, वर्ड यूज किया है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। रिकॉल करिए, मैंने आपको यही बोला कि या तो पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया होगा तो डेफिनेशन को कंपेयर कर लेंगे कि फुल का है या हाफ का है। बट अगर वर्ड यूज किया है हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसके साथ हाफ वर्ड नहीं है, फुल वर्ड नहीं है, तो आप फुल को रेफरेंस लेके चलेंगे। सभी को रिकॉल हुआ है पॉइंट? तो आगे आप अप्लाई कर सकते। कैट ऑफ साई इज इक्वल टू हाफ कैट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कैट ऑफ 3। अब यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट दिया है और ये कैट ऑफ साई तो आप चेक करें, बीज के कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर को सम कर लीजिए एक बार, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि गिवन स्टेट नॉर्मलाइज है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में वर्ड यूज नहीं किया कि कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए। 1/4 प्लस 3/4 ऐड किया तो 4/4 बन गया, दैट इज 1। तो साई साई ब्रैकेट 1 है, इट मींस कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज्ड यूनिटी है। और कैट ऑफ 2 और कैट ऑफ 3 ये नंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और आपको आर्टिकल में ये नोटेशन को हिंट कर दिया कि कैट ऑफ n एनर्जी आइगन स्टेट है। इट मींस दीज सुपरपोजिंग टर्म्स आर आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी आइगन स्टेट्स। टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू। फर्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/4 है और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा में n को 2 करेंगे तो ये 5/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 3/4 और n = 3 के लिए एनर्जी बनेगा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा से 7/2 h क्रॉस। अब इनको आप ऐड कर सकते हैं। आंसर की मैं आंसर कंफर्म कर सकता हूं। तो x क्रॉस ओमेगा का मल्टीपल फैक्टर 3.25 है। पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22 कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम है, इसका कॉमन डेटा पढ़ लीजिए। इन ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर phi 0, phi 1 and phi 2 are respectively ground, first and second excited states. These three states are normalized and orthogonal to one another. Psi 1 and psi 2 are two states defined by psi 1 is equal to phi 0 minus 2 phi 1 plus 3 phi 2 and psi 2 is defined as phi 0 minus phi 1 plus alpha phi 2। और ये फाई नोटेशन आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन फंक्शन है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। और psi 1 psi 2 आपको प्लीज phi 0 phi 1 phi 2 में डिफाइंड है। प्रॉब्लम नंबर 21 के लिए स्टेटमेंट रीड करिए। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच psi 2 इज ऑर्थोगोनल टू psi 1 इज, और psi 1 psi 2 अगर ऑर्थोगोनल है तो आप ये सीरीज के टर्म्स में आप एक बार रिकॉल करिए कि वो पोस्टुलेट्स डिस्कस किए दैट टाइम पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को आपको लाइक दिस हिंट किया है। ai स्टार bi सम ओवर ऑल स्टेट्स इक्वल टू 0। बताया था ये पॉइंट? यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसको प्रोडक्ट किया तो 1 बन गया। सेकंड phi 1 के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए तो 2 बन गया और यहाँ पे phi 2 को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए तो 3 अल्फा बन गया। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ऑटोमेटिक कंडीशन बन गई। तो यहाँ से आपको अल्फा कंफर्म हो गया -1। ऑप्शन में सेलेक्ट करिए, थर्ड ऑप्शन रखें। नेक्स्ट कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम 22 फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा
डिटरमाइंड इन क्वेश्चन 21 द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन द स्टेट साई 2। अब ये साई 2 स्टेट में अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दो, phi 0 माइनस phi 1 माइनस phi 2, ये आपको स्टेट बन गया। बट ये साई 2 स्टेट नॉन नॉर्मलाइज है। जब नॉन नॉर्मलाइज है तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब इंडिविजुअल स्टेट्स की फाइंड करेंगे तो ये आपको नॉन नॉर्मलाइज वाला एक्सप्रेशन मिलता है। या आप कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर को कंपेयर कर लीजिए, एक ट्रिक बताया था मैंने आपको, अगर सुपरपोजिंग टर्म्स में कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर मैच करते हैं तो उन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी भी मैच करेगी। और ऑल स्टेट्स अगर इक्वली प्रोबेबल हैं तो आपको इंडिविजुअल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 1 में आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ई एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आप सम ओवर ऑल स्टेट्स प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू यूज करेंगे। और फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1/3 एनर्जी h क्रॉस ओमेगा बाई 2, नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1/3 एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/3, ऑल स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं और इंडिविजुअल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी। आइगन वैल्यू 5 स्टेट के लिए 5/2 h क्रॉस ओमेगा। अब 20 को ऐड कर लीजिए, 3/2 h क्रॉस ओमेगा। सेकंड ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 33, प्रॉब्लम नंबर 20। और जल्दी से ट्राई करिए, पेज नंबर 33 प्रॉब्लम नंबर 20। सर ऑप्शन आपको पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है और पोटेंशियल के डेफिनेशन से आपको सभी को कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉब्लम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। A particle of mass m is confined in the potential Vx is defined as half m omega square x square for x greater than 0 and infinite for x less than or equal to 0। ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर्म आपको किया हुआ है। Let the wave function of the particle is given by minus 1 by square root 5 psi 0 plus 2 by square root 5 psi 1। अब यहाँ पे सक्सेसिव नोटेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे 0 ऑड है, इवन है और 1 ऑड है, तो इवन और ऑड बोथ वैल्यूज आपको यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। और आगे स्टेटमेंट कंसीडर रीड करें, वेयर psi 0 एंड psi 1 आर आइगन फंक्शंस ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली। तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये फर्स्ट स्टेट के लिए है, और बोथ सक्सेसिव स्टेट के लिए जो इंडिसेस दिए हुए हैं 0 और 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इवन वैल्यूज भी हैं और ऑड भी हैं। जब इवन और ऑड बोथ वैल्यूज होंगी तो आप एनर्जी एक्सप्रेशन ट्वाइस n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा यूज करेंगे। अब ये बोथ स्टेट के कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम करके चेक करिए, 1/5 प्लस 4/5 दैट इज 5/5 1 हो गया। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इस गिवन स्टेट नॉर्मलाइज है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्योंकि सुपरपोजिंग टर्म्स एनर्जी के आइगन फंक्शन है, स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो आप प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/5 कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहे आप एक्सप्रेशन यूज करें या मैंने जो पॉसिबल एनर्जी बताई है वहां पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 3/2 h क्रॉस ओमेगा होता है। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 4/5 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी चाहे आप एक्सप्रेशन से यूज करिए या आपको पॉसिबल एनर्जी नोट कराई है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 h क्रॉस ओमेगा होता है। अब 20 को ऐड कर लीजिए तो 31/10 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। बट अगर आप यहाँ पे बाई मिस्टेक एक्सप्रेशन रॉन्ग यूज कर लें या अभी भी फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट यूज करने लगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट बने 13/10 h क्रॉस ओमेगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेप फॉलो करना है। अगर किसी को अभी भी इसमें कोई डाउट हो कि कैसे ये मैंने कंफर्म किया कि ये एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा और 7/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगी तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डाउट नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट्स आपको आर्टिकल जो डिस्कस किए हैं उसी टाइम पे आपको हिंट किए हैं। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये फर्स्ट स्टेट एनर्जी है, ये सेकंड स्टेट एनर्जी है, ऐसे हर एनर्जी स्टेट्स आप नोट कर सकते हैं। और अब चाहे एक्सप्रेशन ये यूज करें विद दीस एंड वैल्यूज, जो एनर्जी तो मैच कराएगा बट क्वेश्चन में ये वैल्यूज आपको नहीं दी है। वैल्यूज आपको दी हुई है ये 0 1 ये फॉर्म आपको दिया हुआ है, तो आप एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे या एनर्जी आप ये यूज करेंगे। तो मैंने एनर्जी यूज कर ली ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लिए। अब चाहे एक्सप्रेशन को आप ये यूज करके रिजल्ट यूज करें, चाहे आप ये एनर्जी को यूज करें। और 6:30 तक का लेक्चर यस सर। सर अगर साई 2 दिया होता तो 11/2 कंसीडर करते। फिर से बोलिए क्या दिया होता?
अगर जैसे सर सपोज इस क्वेश्चन में 2/5 साइन प्लस 3/√5 इनटू 2 by साइन 5 दिया होता इनटू साइन कोफिशिएंट 3 सर ऊपर क्वेश्चन में कोफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, कोफिशिएंट सेम रख रहे हैं, साइन 2 किसके साइड प्लेस टू में ऐड कर रहे हैं साहब। इसी हाँ में अगर ऐड कर ऐड रहे हैं। करेंगे तो सर 11/2 लेना होगा। हाँ, एक एनर्जी और इंक्रीज कर देंगे आप, ओके सर। ठीक है। वो एक्स और पीएक्स जो लिए थे मुझे थोड़ा बता दीजिए, मेरा नेट का कनेक्शन चल कोई रहा बात नहीं, अभी बताता हूँ। मैं इनका पहले एक डाउट यहाँ पे हिंट कर दूँ। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो ये पॉइंट में अब जो अभी आप पूछ रहे हैं, मैंने कोफिशिएंट को सेम रखे और 2/√5 साई 2 कर दिया, और स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि साई 0 और साई 2 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइज स्टेट की आइगन फंक्शन है, तो इस प्रॉब्लम के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके सर। बट अगर आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है -1/√5, मैं प्रोबेबिलिटी को सेम इसलिए ले रहा हूँ कि रिजल्ट से आप कंपेयर कर पाएं। मैंने कोफिशिएंट सेम रखे और ये सुपरपोजिशन बता दिया, साई 1 और साई 3, और स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि साई 1 एंड साई 3 आर एनर्जी आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइज स्टेट रेस्पेक्टिवली। तो दीस थ्री सुपरपोजिशन फॉर्म में मैंने चेक करिए, साई 1 साई 3 साई 2 साई 0 ये नोटेशन चेंज कर दिए, बट दीस थ्री फॉर्म में रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप इवन और ऑड बोथ वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पे ओनली इवन वैल्यूज ले रहे हैं सक्सेसिव स्टेट के लिए, यहाँ पे ऑड वैल्यूज ले रहे हैं सक्सेसिव स्टेट के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम आएगी। बट सर अगर साई 1 ग्राउंड बताए और साई 3 थर्ड्स बताए, साई 1 ग्राउंड है और साई 3 थर्ड है, थर्ड स्टेट या सेकंड एक्साइज स्टेट, थर्ड साइड थर्ड एक्साइज स्टेट बनेगी नहीं है अगर इसको ग्राउंड कर रहे हैं, तो ये सेकंड एक्साइज स्टेट बन सकती है। n को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चेक करिए, n = 1 n = 2 n = 3, तो ये थर्ड स्टेट बनेगी, जिसको सेकंड एक्साइज स्टेट बोल सकते हैं। थर्ड एक्साइज स्टेट थोड़ी बनेगी, थर्ड एक्साइज स्टेट तब बनता है जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो। यस सर। क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे? यस सर। मैं भी कोई वॉइस स्टूडेंट सब पूछ रहे ये सर थे, ठीक है। और पूछना है किसी को? सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। सर इसी क्वेश्चन में साई 1 है तो यहाँ तो सर n की वैल्यू 1 होगी, तो सर यहाँ तो ओड वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो वहाँ पे अगर फॉर्मूला कोई भी लगा लो, अगर मेंशन कर दिया कि साई 1 ग्राउंड स्टेट है तो एनर्जी 3/2 एस क्रॉस ओमेगा ही नॉट कराइए ग्राउंड स्टेट की। आप उस स्लाइड पे जाके चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है। जब साई 1 को फर्स्ट एक्साइज स्टेट कहेगा तब एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब साई 1 को ग्राउंड स्टेट कहा है तो आप चेक करिए सभी में इस एनर्जी 3/2 एस क्रॉस ओमेगा। ओके सर। स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि साई 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज हम क्या यूज करेंगे, चाहे एक्सप्रेशन जो भी यूज कर रहा है। मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको स्लाइड दिखा देता हूं यहाँ पे, जिसको जो रिक्वायर्ड हो उस पर कंसंट्रेट रहे। मुझे वो एक्स और पीएक्स वाला थोड़ा सा। हाँ जी, वो भी बता रहा हूँ। जब वो स्लाइड पे आएगा तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ पे डाउट है। इसके एक्सप्रेशन में डाउट है? हाँ सर, ये जरूर। एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया, इस पे डाउट हो रहा है एक्स और पी में? हाँ नहीं सर, मैं नेट कनेक्शन चल रहा है। कोई बात नहीं, ये ए का डेफिनेशन पहले बताया हुआ है, ए डायगोनल का डेफिनेशन हाँ। पहले बताया हुआ है, दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए और एक्स के कोएफिशिएंट्स के लिए 1 लेके ये एक्स के लिए इक्वल कर दीजिए। ऐड करके दिखाऊं या कर लेंगे? कर लूँगा सर। अब ए से ए डायगोनल को डिफरेंस कर दीजिए, पी के कोएफिशिएंट के 1 करके इक्वल कर दीजिए। हाँ सर, ठीक। कोई अभिजीत है क्या? अभिजीत, हिमांशु, आप अब कोई और भी अभिजीत की बात कर रहे थे या एक ही अभिजीत शो हो रहा है इसमें? अभिजीत है, अभिजीत राम ठीक है। राम ठीक, क्या वर्ड सारी यूज कर रहे हैं आप? अभिजीत, यस सर। आपकी वीडियो ऑन थी? यस सर, सॉरी सर, वो धोखे से हो गई थी। मोबाइल में हो जाता है सर, तो हो समझ जाता में। है। कोशिश ये करिए जब कोई जैसे जब वीडियो ऑन है, ठीक है, यस सर। क्लासरूम में बैठे हैं तो कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए। गलती से हो सकता है बट आप सही से बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है, लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठे हैं, ना कि डिस्टर्ब करने के लिए। यस सर। ठीक है, ऑन होने को, गलती से होने को मैं मना नहीं कर रहा, मगर आपको पता चल जाना चाहिए कि आप ऑन है तो आप उसको खुद से बिना कहे ऑफ कर लें। यस सर। सर हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि सर मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें मिलनी चाहिए ताकि जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट ना है। तो सर जो ये मतलब ये t = 0 पे बात करें ना सर, मतलब टेंपरेचर 0 केल्विन पे बात करते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। देखो, जो मैंने एनर्जी एक्सप्रेशंस बताया है, पॉसिबल एनर्जीज बताई हैं, वो पॉसिबल एनर्जीज हैं। अब वो किस टेम्परेचर पे होंगी, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड होगा। बट हम क्वांटम मैकेनिक्स में टेम्परेचर वेरिएशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। जैसे आप अपने घर पे बैठे हैं, हो सकता है आपका सिंगल फ्लोर वाला मकान हो, या हो सकता है वहाँ पे मल्टी स्टोरी मकान हो, ठीक है, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, होंगे तो आप किसी एक ही फ्लोर पे टाइम पे, बट आपकी पोजीशन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं अगर मल्टी स्टोरी है, सेकंड पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी की पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होंगे। अब पार्टिकल जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक टाइम पे होगा किसी एक ही स्टेट में। अब वो एनर्जी, अगर पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी स्टेट पता हो तो कैसे फाइंड हो रहा है, वो उस प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि उसको आप एनर्जी, अगर लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है तो हायर स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो एनर्जी कैसे सप्लाई कर रहा है, चाहे वो हीट प्रोवाइड करके, उसका टेम्परेचर चेंज करके, या रेडिएशन प्रोवाइड करके, ठीक है। तो टेम्परेचर का कंसेप्ट तो यहाँ पे हम जरूरी थोड़ी कि उसको रिलेट कर पाए। हो सकता है हम फोटोन से इंटरेक्ट कर रहे हो, रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहे हो, इक्विवेलेंट टेम्परेचर बना सकते हो आप उसका, बट जरूरी थोड़ी कि आपने उसको हीट प्रोवाइड किया हो।
हाँ तो सर फिर मैं मतलब किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की मतलब बात कर ले, कितनी मतलब एनर्जी उस सिस्टम के पास मतलब ग्राउंड स्टेट में रहेगी, यही मतलब हुआ ना सर इसका? हाँ, जो लीस्ट एनर्जी है वो 3/2 होगा, 1/2 हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 1/2 h क्रॉस ओमेगा, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 3/2 3/2। ओके सर, थैंक यू। सर ये सर ओड ऑपरेटर वाला सर कॉन्सेप्ट और बता दो सर मुझे। पोजीशन ऑड ऑपरेटर है या नहीं? सर इसकी पावर ओड है, पहले आप बताइए पोजीशन ऑड ऑपरेटर है कि नहीं? यस सर। अब x की पावर 1 3 5, ये बताइए ये इवन बनेगा या ऑड बनेगा? सर ओड ऑड बनेगा ना? यस सर। बट x स्क्वायर क्या बनेगा? इवन हो गया सर। इवन बनेगा, तो कंपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है सर। ऑड ऑपरेटर का ऑल पावर इवन ऑड नहीं है इवन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पावर निकालना है। बट इवन ऑपरेटर अगर होगा तो उसका पावर चाहे ऑड करें चाहे इवन करें वो हमेशा इवन ही बनेगा, इसलिए ऑड ऑपरेटर का रेफरेंस किया है और पावर वहां पे आपको ऑड करेगा। सर ये जो नंबर ऑफ नोट्स हैं जो आपने नोट कराए हैं, हाँ नोट कराए, तो उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इवन ऑपरेटर कौन सा है? हां जी, इवन ऑपरेटर x और p में कोई सा नहीं है। नहीं और कोई एक्स क्योर नहीं, x और 1 पावर के लिए बता रहे हैं ना, जैसे एक को रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाकी तो ऑड ऑपरेटर का जब भी आप इवन पावर लेंगे वो ऑटोमेटिकली इवन ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो जो हम रेफरेंस ले रहे हैं हैमिल्टोनियन में पोजीशन और मोमेंटम, तो यहाँ पे x और p का 1 पावर ऑड ऑपरेटर है, इवन यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, बट अगर इसके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म पे जाएं, इस हैमिल्टोनियन पार्ट को चेक करिए, p स्क्वायर बाय ट्वाइस हम लिखते हैं प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अभी ऑपरेटर इवन है कि नहीं? हाँ ठीक है यस सर। सर इसमें थोड़ा कैलकुलेट करके बता दीजिए नंबर ऑफ नोट कैसे कितना तो डायग्राम से नहीं दिख रहा है? सर दिख तो रहा है। नोड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो जाए, x एक्सिस को कट करे, जहाँ पे साइड 0 में कट करता है कहीं कट करना है, एंड की बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। x एक्सिस पे जिस पोजीशन पे कट करेगा वो नोड पोजीशन है। यस सर समझ नहीं कर रहा ना? आप समझ में आ रहा है। साई 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे या 2 साई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो जितने यहाँ से जो सफिक्स में वैल्यू है, जो सफिक्स में नंबर है उतने पॉइंट पे तो कट कर रहा है। यस सर समझ में आ गया सर, यही समझ। सर हाँ जी, जो भी ड्राफ्ट था साई 0 वाला, हाँ जी, सर इसमें हमने ये क्यों नहीं कंसीडर किया हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तब कि भाई हाफ पार्ट तो सर इसका भी ले ही सकते हैं जैसे साई 1 में हमने लिया है। आप जो मैं बताता हूँ उसको नहीं पूछते, आप लोग जितने भी डाउट पूछते हैं आप अपने ओल्ड नॉलेज से पूछते हैं। अगर आप दोनों पार्ट लेंगे तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होगा? ये कंडीशन फुलफिल होगा? नो सर। तो एक ही साइड तो नॉन जीरो बिहेवियर आना चाहिए। बोलिए, अगर फोर्थ पोर्शन ले लोगे तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी? ये वाली कंडीशन फुलफिल है? तो सर फिर हम हाफ कंसीडर कर सकते हैं ना किसका? फॉर साई 0 वाले का। साई 0 का ये कंडीशन फुलफिल होगी फिर? ये कंडीशन की ये इसके अकॉर्डिंग भी तो देखिए, ये दोनों कंडीशन सेम ही है नहीं है? ये सिर्फ एक क्वेश्चन को बता रहा है, ये मोर देन वन क्वेश्चन को बता रहा है। क्या साई 0 में ये कंडीशन फुलफिल है? नो सर। नहीं है, तो ये जब ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए ना। मगर डाउट पूछते हुए आप लोग जो मैं बताता हूँ, ठीक है, वो आप ओल्ड नॉलेज से ही पूछते हैं जाकर। सर इसीलिए मतलब साइड 3 अगर हम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कंसीडर करेंगे तो हम मतलब जैसे पहले उसका बहुत इजी तरीका है, फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप ऑड वैल्यू वाले वेव फंक्शंस, n की ऑड वैल्यू वाले वेव फंक्शंस प्लॉट कर लीजिए। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए प्लॉट कर लीजिए। साइन x बताया हुआ है, वहां पे ऑड वैल्यू रखिए। ठीक है, अब उसका हाफ पोर्शन जिस साइड ये बिहेवियर है वो पोर्शन प्रेजेंट रखिए, जिस साइड पोटेंशियल इनफाइनाइट है वो एब्सेंट कर दीजिए, वो 0 कर दीजिए। ठीक इससे है। इजी अप्रोच कोई नहीं है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो पोजीशन ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकाले थे सर, हाँ जी, तो सर वो जैसे ए स्क्वायर और ए डैगर स्क्वायर सर वो सब बताइए। x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। हाँ जी सर। ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे, अगर ये नंबर होते ऑपरेटर नहीं होते तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म, ये लिखते थे। तो वो समझ में आ गया सर। वो इसके आगे आप देखिए, ये ऑपरेटर ए का एक्शन चेक करना है, हाँ सर। स्क्वायर में है, तो इससे ये टर्म में डाउट है? जी सर। डाउट होना नहीं चाहिए था सर दिमाग से नहीं, ऐसे नहीं है। ये देखिए, इसको ये नोट कर सकते हैं? हाँ आ गया सर। थैंक यू। ये तो मैंने जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो नोट करते हुए स्टेप स्किप करता हूँ, जब बोलते हुए नहीं करता मैं कोई स्टेप। हो गया था, सॉरी सर। और बताइए किसको पूछना है? सर एक मतलब पेज नंबर 40 में सर एक प्रॉब्लम थी सर, मतलब वो वर्कबुक की। बता चुका हूं मैं पहले, आपको अपनी तरफ से पूछना है। नहीं सर, अपनी तरफ से 19th प्रॉब्लम मेरा कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है, बस एक डाउट आ रहा था। आंसर आ रहा है मेरा, लेकिन बस एक डाउट था 19th प्रॉब्लम में सर। हाँ बोल दीजिए क्या पूछना है सर। 2019 का है सर। वो आप डाउट पूछिए। हाँ सर इसमें मेरा सर आंसर तो आ गया है, लेकिन सर जो जैसे जो फाइनल स्टेट में सर जब बॉक्स हम इनफाइनाइट मतलब लेंथ का बीच में एक वॉल प्रोट्रूड करते हैं, तो सर जो एनर्जी आएगी वो मेरी आ गई सर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, वो वेव फंक्शन को मैंने सॉल्व करके। तो लेकिन सर पार्टिकल तो सर लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो सर हम मतलब दोनों के लिए एनर्जी तो सेम ही आ रही है, मतलब सेम ही आएगी, ऑफ कोर्स सेम आएगी, लेकिन सर हमें पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल हम लेफ्ट में ले या राइट में। स्टेटमेंट में ये जो आप जिस साइड इसको मान के चलोगे, आप ये बताओ पहले किस साइड मान रहे हो, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ?
सर पहले तो मतलब बॉक्स सिमेट्री के कहीं पे भी हो वो सकता है। नहीं, पार्टिकल को आप ही बताइए, पोटेंशियल वेल के इनसाइड में जब टू पार्ट में इक्वली आप उसको सेपरेट थिंक कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो कि इस पोटेंशियल वेल का लेफ्ट हाफ पोर्शन ये है, राइट हाफ ये है, तो कौन से हाफ में मान के चल रहे हो पार्टिकल को, ये बताओ। सर मैं वही मेरा क्वेश्चन यही था, मैं नहीं, किस आप हाफ ही में बताओ, तो आप ही मैं लेफ्ट में बताओ। मान के चल रहा हूँ, एनर्जी लेफ्ट से में मान लिया, राइट में भी। लेफ्ट में हाँ मान लिया, आपको डाउट जी इसलिए सर, हो मान रहा है, हाँ, आपको डाउट इसलिए हो रहा है, आप इसको डार्क डेल्टा मान रहे हो, जिसको पेनिट्रेट कर जाएगा पार्टिकल। ये डार्क डेल्टा नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो, वहाँ लिखा है रिजिड बाउंड्री, ओके सर, ओके, ठीक है। अच्छा सर। नहीं मैं ड्रैग डेल्टा नहीं माना सर, मैंने इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल ही माना, हाँ, लेकिन हाँ, बस मैं कह रहा था कि सर मतलब अगर मैं लेफ्ट में अज्यूम करता हूं तो राइट में नहीं जा सकता, राइट में अज्यूम करता तो लेफ्ट हाँ, में नहीं जा तो सकता। उसकी एनर्जी चेंज हो गई ना, उस एक तरह से वाल जो इंट्रोड्यूस करने से पोटेंशियल वेल की जो साइज है वो चेंज हो गई, विड्थ हाफ हो गई, हाफ होने से एनर्जी चेंज हो गई। यस सर। तो एनर्जी हाँ, चेंज सर, हो गई, तो आप लोग मैकेनिक्स में थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरा सर हाँ सर, मेरा आंसर कैलकुलेटेड था, वो तो E2 - E1 से मैं वर्क निकाल सकता हूं, वो तो आगे था। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के इनसाइड में हम काइनेटिक एनर्जी चेंज फाइंड करते हैं। ये सर वो EN निकाल दिया सर, हो गया सर बस। सर हाँ जी, तो जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल हम लेते हैं पेंडुलम, तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने नहीं बताया पेंडुलम, देखो मैंने पेंडुलम नहीं बताया, मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम बताया, वो भी एक वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑसिलेशन हो रहे हैं, मैंने 2 एग्जांपल्स बताए। पेंडुलम नहीं बताया मैंने, आप लोग नहीं करते होंगे। पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर तो सिर्फ स्मॉल एंगल्स के तो लिए पेंडुलम हम सिंपल हार्मोनिक नहीं, सिंपल एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है पेंडुलम में, कहाँ पढ़ा आपने? सर स्मॉल एंगल्स के लिए रहेगा सिर्फ। हाँ, स्मॉल ऑसिलेशन में आप थिंक कर लेते होंगे, पर एग्जैक्टली नहीं है, एज एन अप्रोक्सीमेशन है वो। ये मैंने सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर दिया। आप ही बताइए क्या इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में है? आप, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट डाउट पूछते हैं मुझसे, मेरे आर्टिकल को रेफरेंस लेके नहीं पूछते, आप ओल्ड नॉलेज से पूछते हैं। आपको मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 कंडीशंस बताई। मोशन मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन, क्या पार्टिकल जब सर्कुलर आर्क का मोशन करेगा तो ये क्या सर्कुलर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन बना? ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर आप ये इस लेंथ को इंक्रीज कर दें, ये स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दें, और एंगल, ये जो एंगल ले रहा है या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो इस पोजीशन के अबाउट ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अगर ये स्मॉल ले लें तब ये नियरली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे सर्किल का अगर हम रेडियस बढ़ाते चले जाएं तो उसके एक पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस पे एक पर्टिकुलर पोर्शन को अगर विजुलाइज करें तो लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो स्मॉल ऑसिलेशन वाले चैप्टर में आपने ये सिंपल पेंडुलम को, या वहाँ पे हो सकता है पेंडुलम वर्ड यूज किया हो, ठीक है, उसको आपने एज एन अप्रोक्सीमेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन माना। नहीं तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी चेक करिए, साइन थीटा या 1 - cos थीटा फॉर्म में आता है। रिकॉल हुआ है? ऐसे कि थीटा टेंड्स टू 0 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। थीटा स्मॉल होगा तभी वो यहाँ पे एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। देखो मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ये बताया हो कि जो इंडक्टर होता है, ठीक है, कि इंडक्टर में करंट फ्लो करा दें तो यहाँ पे जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। बताया किसी ने? किसने बताया? सब यूनिवर्सिटी का तो मतलब था सर ये। एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, वो एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और वो आप इक्वेशन फॉर्म इससे कंपेयर करते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो आप चेक करिए क्या यहाँ पे पार्टिकल का मोशन ये फॉर्म से सेटिस्फाई करेगा? नहीं, आप इक्विवेलेंट करंट बिहेवियर पे जा रहे होंगे, ठीक है, तब करंट बिहेवियर पे जाने से वो फॉर्म बना dq d2q/dt² प्लस समथिंग q इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए ये रिलेशन बना q के लिए और ये है पोजीशन के लिए। क्या जो रिलेशन q फॉलो करता है वही पार्टिकल का पोजीशन फॉलो कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा ना। तो मोशन सिंपल हार्मोनिक कहाँ हुआ? बोलिए, आप तो एनालॉजी कर रहे हैं इससे, चार्ज के लिए सिमिलर इक्वेशन है बट पोजीशन के लिए तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्लियर हुआ? यस सर। तो सम इक्वेशंस एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, नॉट एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक डाउट था, तो सर हम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या एग्जांपल लेंगे? हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या एग्जांपल लेंगे? हां, ये आप मान लीजिए, ये यहाँ पे ये मैं वर्टिकल में बता देता हूँ। x = 0, ये x = 0 पोजीशन पे, ये कोई इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको 0 नहीं मानना, मैं इसको 0 मान रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे ये जो फ्लोर है वो हार्ड फ्लोर है। क्लियर हो गया? यस सर। अब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए, क्या वो x = 0 से लेस में जाएगा? नो सर। इसको x ये इसको y मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है, क्या y की नेगेटिव में जाएगा ये? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ये हार्ड फ्लोर ले रहा है, इट मींस इसका जो इस पे फोर्स लगेगा वो इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, पोटेंशियल इनफाइनाइट बनेगा, ओनली इस साइड पैराबोलिक नेचर आया, ठीक है, तो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, एग्जैक्टली जो आपने पोटेंशियल स्टेप पढ़ा, बैरियर पढ़ा, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा, फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा और हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, किसी भी रियल सिस्टम के लिए एग्जैक्टली ये बिहेवियर नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को एब्सेंट मान के चलते हैं। अगर ये जो मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम बताया, ये भी एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एयर को एब्सेंट कर दें, जो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा। बट अगर यहाँ पे एयर हो तो उसके एयर से इसके ऑसिलेशंस
डैम्पिंग हो सकती है, और जब डैम्प होंगी तो हाँ एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ी बनेगा। ठीक है, जो मैंने अभी हिंट किया वो क्लियर हो रहा है? नहीं, बहुत सारे एजम्पशंस हम लेके चलते हैं। हम रेफरेंस के लिए ये सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल फॉर्म इनसे मैच नहीं करेगा, वो एज एन अप्रोक्सीमेशन मैच करेगा इन पोटेंशियल फॉर्म से। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं बट एग्जैक्टली वहां पे आप उसके एनहार्मोनिसिटी बिहेवियर को एब्सेंट करके चलेंगे, तब आपने ये एनर्जी एक्सप्रेशन यूज किया होगा। एनहार्मोनिक फैक्टर आने से वहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस जिस वेव नंबर पे मिल रही होंगी या एनर्जी लेवल इक्वी स्पेस जो मान रहे थे वहां पे वो मॉडिफाई हो जाएंगे एनर्जी लेवल। ऐसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा जब पढ़ते हैं तो प्योरली रोटेशनल और रिजिड पार्ट के लिए वो मैच करेगा, और कहीं भी कोई बॉन्ड किसी भी टू एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो रियल में कभी भी 100% रिजिड नहीं है। तो ये सब एज अप्रोक्सीमेशन के लिए हम रेफरेंस लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सिस्टम्स को जब रियल सिस्टम्स पे अप्लाई करेंगे तो उससे डिफरेंट बिहेवियर बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर बनता है। क्या आपको अब जितने नॉन मटेरियल्स हैं कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन मटेरियल सिंगल एटम मिलेगा? हाइड्रोजन एटम भी आप पढ़ते हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के चलता सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, क्या आपको हाइड्रोजन का वन एटम आप स्टडी कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। आपको तो मटेरियल का एक सैंपल मिलेगा ना, उसमें तो न्यूमरस एटम्स होंगे, तो वो सिस्टम तो आपका मल्टी पार्टिकल सिस्टम बन गया ना, मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। देखो सॉलिड स्टेट में भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ता है, बट सॉलिड स्टेट में जो आपने सिलिकॉन जर्मेनियम के बैंड डायग्राम पढ़े होंगे, अगर यहाँ पे पढ़ने लगते क्वांटम मैकेनिक्स से तो आपको आइडेंटिकल पार्टिकल्स वाला एनर्जी एक्सप्रेशन पढ़ते कि आपको बैंड गैप कंफर्म होता वहाँ पे। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस तो आप तब कर पाएंगे ना, पहले बेसिक को पढ़ लें क्वांटम मैकेनिक्स के। तो पहले मैंने उसके रिक्वायर्ड मैथमेटिकल स्टेप्स के लिए ऑपरेटर पोस्टुलेट्स पढ़ाया, वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन फाइंड करना बताया, अब उनको सिस्टम्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम ईजीएस पोटेंशियल फॉर्म ले रहे हैं, और वो भी वन पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं। जब वन पार्टिकल सिस्टम कंफर्म हो जाएगा तो आप मल्टी पार्टिकल पे जाएंगे, नॉन इंटरेक्टिंग केस पढ़ेंगे, फिर नॉन इंटरेक्टिंग कंफर्म हो जाएगा, फिर आप उनके इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल में क्या चेंज होगा वो पढ़ेंगे, तब जाके आप कुछ रियल मटेरियल्स के बिहेवियर को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।